अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, ये मुहावरा हमने सुना था, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 2 से 3 रोज़ में हमने देख भी लिया है। और तंग आमद बजंग आमद कुछ यूं हुआ कि केएमसी ने लगा दिया टैक्स अपना के इलेक्ट्रिक के बिल में, और के इलेक्ट्रिक के बिल के ज़रिए वसूल करने का एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के तहत मंसूबा कुछ यूं था कि तमाम जो लोग हैं वो केएमसी के पैसे के इलेक्ट्रिक के बिल में देंगे, और के इलेक्ट्रिक के बिल के ज़रिए वो पैसे केएमसी के अकाउंट में जमा होंगे, जहाँ से केएमसी शहर कराची के रोड्स बनाएगी, सफाई सुथराई के मामलात और दीगर जो भी मामलात है उसको देखेगी, और शहर को तरक्की की तरफ लेकर चली जाएगी, गालिबन उस टैक्स की मद में जो कि शहर कराची के लोगों से लिया जा रहा होगा। लेकिन क्या ये टैक्स पूरे कराची से लिया जाएगा या सिर्फ उन 35 या 40% के इलाकों से जो कि केएमसी के अंडर आते हैं, वरना ज्यादातर तो इलाका शहर कराची का कैंटोनमेंट या दीगर इदारों के पास मौजूद है। तो कैंटोनमेंट के अंदर रहने वाले लोग क्यों कर केएमसी को ये बिल जमा कराएंगे जो कि केएमसी का टैक्स का बिल है, इसलिए क्योंकि केएमसी की तोमलदारी कैंटोनमेंट इलाकों में होती ही नहीं है। तो क्या तरीक़ाकार होगा? क्या कैंटोनमेंट के बिलों के साथ वो लगकर आएंगे? कोई पॉलिसी डिज़ाइन की गई है या के इलेक्ट्रिक के पास कोई ऐसा फार्मूला मौजूद है कि वो कैंटोनमेंट के पास आने वाले बिलों के अंदर केएमसी के बिल को नहीं शामिल करेगा? वो पॉलिसी क्या होगी, वो फार्मूला क्या होगा, इस बारे में भी कुछ सोचा गया है, या फिर अगर सोचा गया है तो वो आम आवाम को बताया जाए। दूसरी तरफ शहर कराची के लोगों ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जब केएमसी कचरा उठाने का सारा इख्तियार के इलेक्ट्रिक को दे रही है कि पैसे वो जमा करेगी, तो सारा कचरा अब के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर जमा हो रहा है या फिर उनके ट्रकों में लोगों ने डालना शुरू कर दिया। ये रद्द अमल है और यही वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जहां पर के इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों में भी कमी कर दे। अगर शहर कराची के लोग जिस तरह से उन्होंने इस वक्त रिएक्शन दिया है, और ये मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से किया जाने वाला ये इक़दाम शहर कराची की तकदीर को बदल भी सकता है, या जो लोग हैं उनके जो प्रेशर है वो बिजली के बिलों में कुछ कमी भी ला सकते हैं। क्योंकि कुछ जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को कहा है कि कुछ जो मद है 4 रुपए के करीब जो है वो कम करना चाहते हैं और कराची के शहरियों को फ़ायदा देना चाहते हैं। गालिबन कोई 7 अरब के आसपास का फ़ायदा शहर कराची के लोगों को देना चाहते हैं। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आ रही है जहां पर केएमसी का जो एक टैक्स है वो के इलेक्ट्रिक के बिल में लग रहा था। क्या आवाम का रद्द अमल या गुस्सा कम करने के लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये बात सामने आ रही है, या वाकई कुछ कमी भी हो सकती है? और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर से के इलेक्ट्रिक या फिर हुकूमत सिंध के पास जो इस वक्त आवाम है वो जा सकती है, अपनी बात कर सकती है। क्योंकि इस वक्त कोई वाज़ेह रहनुमा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही मुख्तलिफ सिमतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के उसामा रज़ी साहब कि जमात इस्लामी जिसने कहा है कि वो के इलेक्ट्रिक के बाहर धरना भी देगी और अवामी रद्द-ए-अमल के साथ है, उनकी पॉलिसी क्या है? उसामा साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। उसामा साहब ये फरमाइएगा कि क्या वाकई ये कोई टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जहां पे केएमसी ने के इलेक्ट्रिक में अपने बिल लगाए, उसके बाद जो अवामी रद्द अमल है, क्या इस अवामी रद्द अमल के बाद के इलेक्ट्रिक के बिलों में भी कमी आ सकती है? क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने अवाम के एक मसले के ऊपर जो है इसको अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया। और इस वक्त शहर कराची जो 3.5 करोड़ इंसानों के ऊपर मुश्तमिल है, इस वक्त समझ लें कि इस वक्त खौल रहा है। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो फैसला हमारे हुक्मरानों ने किया है, क्या वो कराची जो पूरे सिंध को खिलाता है, उस कराची की तामीर और तरक्की के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं है जो आप के इलेक्ट्रिक के अंदर इजाफी म्यूनिसिपैलिटी बिल के नाम से जो है ये चार्जेस उसके अंदर शामिल कर रहे हैं? ये सारा फ्रॉड है, लूट खसूट का अमल है। और मुर्तजा वहाब साहब जो पूरे शहर को लेक्चर देते फिर रहे हैं, अपनी कोई कारकर्दगी दिखाने के बजाय उनकी जानिब से जो सबसे बड़ी कारकर्दगी इस वक्त सामने आई है वो ये है, और उनकी नहीं है, वो तो एक खूबसूरत सा मासूम सा पीस है जो इन सफाक हुक्मरानों ने कराची वालों के सामने रखा हुआ है। और उन्होंने इसके जरिए वो मजीद खून चूसने के लिए ये टैक्स जो है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के नाम पर जो ये सारी चीजें बढ़ा दी हैं। वो कराची को मोटर व्हीकल टैक्स जो है प्रॉपरली देने को तैयार नहीं है, वो कराची को उसके सियासी इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है, वो दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर को उसके शहर के मुताबिक उसके हुकूक और उसकी आज़ादी देने को तैयार नहीं है।
اور جتنے وسائل یہ شہر جنریٹ کر رہا ہے، جس سے پورا ملک چلتا ہے، جس سے پورا صوبہ چلتا ہے، اس صوبے کے تمام وسائل کو سے اس شہر کو محروم رکھ کے، اور اتنی اچھی بات آپ فرما رہے ہیں کہ میونسپلٹی کے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. اس سے پہلے تو اس شہر میں جیسے میونسپلٹی کا کام کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ شہر جتنا ٹیکس جنریٹ کرتا ہے، آخر وہ اس شہر کی تعمیر و ترقی پہ کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ وہ آخر خرچ کہاں ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. پورا اندرون سندھ ڈوب چکا ہے. آپ جا کر دیکھیں. آج مجھے شاہد بھائی خبر ملی ہے کہ ایک شخص کئی دنوں سے وہاں پہ سیلاب میں محصور تھا، اکیلا تھا، اور بالآخر سسک کر وہ اکیلا اس نے جو ہے وہ دم توڑ دیا ہے. اور خیر پور کے ان لوگوں نے ملیر پریس کلب پہ بھی مظاہرہ کیا ہے، اور آج انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ ہم کراچی پریس کلب کے اوپر مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ لوگ اس پہ تشریف لائیں. یہ حال ہے ہمارے حکمرانوں کا. جتنے پیسے باہر سے آ رہے ہیں اس وقت، کروڑوں نہیں اربوں روپے اس وقت امداد کی شکل میں آ رہے ہیں. آپ کسی بھی متاثر سیلاب کے پاس جائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اور جو کچھ ملا ہے وہ ان امدادی تنظیموں کے ذریعے مل رہا ہے. سر 20 ارب روپے کہہ رہے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ 20 ارب روپے ہم دے چکے ہیں، 28 ارب دینے تھے، 20 ارب دے چکے ہیں. سر آپ کا کسی ایسے شخص سے رابطہ ہو سکا جس کو حکومت نے امداد دی ہو؟ کوئی ڈاکٹر، یہ شاہد بھائی ہم تو گراس روٹ لیول کے اوپر بھی آج بھی حافظ نعیم الرحمان 7 کے دورے پر تھے، میہر کے دورے پر تھے، دادو کے اندر انہوں نے وزٹ کیا ہے. ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ کسی سے بھی جا کے بلا تخصیص، آپ میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے، ہر چینل اس بات کو نشر کر رہا ہے کہ ہر فرد یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملا، اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 20 ارب تقسیم بھی کر دیے. شرم ان کو مگر نہیں آتی. یہ دنیا میں بھی انسانوں کے سے جو ہے وہ نہیں بچیں گے، آخرت میں بھی نہیں بچیں گے. یہ آخر اتنی دولت لے کر کہاں جائیں گے؟ ٹھیک. اچھا اسامہ صاحب، ایک اہم بات کی طرف جو مرتضی وہاب صاحب نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میونسپلٹی کا جو بل ہے اگر ہم کیا الیکٹرک میں ڈالیں گے تو باقاعدہ ادارے میں اس طریقے سے آئے گا اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے جو ہے پراپر مانیٹرنگ کی جا سکے گی. لیکن ان کا کہنا تھا کہ پہلے جس طریقے سے آتا ہے ٹیکس جمع ہوتا ہے وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں ان کی نظر ہو جاتا ہے، یہ ان کا کہنا تھا. تو سر کیا اگر کراچی والے پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، کراچی والے موٹر وہیکل ٹیکس دیتے ہیں، کراچی والے سانس لینے کا ٹیکس دیتے ہیں، کراچی والے جہاں آتے ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں. اور وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے جس کے لیے یہ الگ سے جو ہے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آپ جو ہے کیا موٹر وہیکل ٹیکس نہیں لیتے؟ تو وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ روڈ کے لیے آپ الگ سے ٹیکس لے رہے ہیں. آپ کیا انکم ٹیکس نہیں لیتے؟ آپ کیا پراپرٹی ٹیکس نہیں لیتے؟ یہ سارے ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیوں نہیں خرچ ہو رہے ہیں؟ اور ڈیولپمنٹ کے لیے الگ سے کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں آپ؟ بلکہ سر وزیر اعلیٰ سندھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روڈز بنانے کے لیے الگ سے رقم فراہم کی ہے تاکہ شہر کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہو. روڈز بنتی بھی نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ شاہد بھائی یہ 14 سال سے تو تسلسل کے ساتھ حکمران ہیں یہاں پر. دیکھیے جاگیرداری اور وڈیرا شاہی جو ہے وہ سوائے لوٹ کھسوٹ کے اتنی پسماندہ، اتنی فرسودہ یہ چیزیں، یہ انسانوں کو 21ویں صدی کے رہتے ہوئے انسانوں کو 19ویں صدی میں تو اس نے دھکیل دیا ہے. کراچی کو 14 سال میں یہ کراچی کو 19ویں صدی میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اندرون سندھ کو انہوں نے سن 1400 سن 1300 میں دھکیل دیا ہے. یہ بہت ہی زیادہ سفاک حکمران ٹولہ ہے اور یہ سارا مال ہضم کر رہا ہے. ساری باہر سے شاہین صاحبائی مسلسل چیخ رہا ہے کہ یہاں سے یہ 250 جو ہے سوٹ کیسوں کے اندر یہ کیا چیز ہے جو باہر گئی ہے. کوئی اس کے اوپر کام نہیں دھر رہا. یہاں پورا سندھ جو ہے ہمارے اس ملک کے ٹھیکیداروں نے یہاں پہ پیپلز پارٹی کو ٹھیکے پہ یہ صوبہ دے دیا ہے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے. اور دونوں ہاتھوں سے نہیں، پیپلز پارٹی 10 ہاتھوں سے بلکہ سینکڑوں ہاتھوں سے اس صوبے کو لوٹ رہی ہے. اور اس صوبے کو اتنا کلاش کر دیا ہے انہوں نے. جہاں پہ یہ پیسے ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر ہمارے کراچی سے جنریٹ ہونے والے بجٹ سے کہ جو اربوں روپے پر مشتمل ہے، اگر یہ لاڑکانہ پہ خرچ ہوتا، اگر یہ دادو پر خرچ ہوتا، اگر یہ نواب شاہ پہ خرچ ہوتا، اگر وہاں کے لوگ آج سیلاب میں ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے گھروں میں ہوتے تو ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر ہمیں خوشی ہوتی. لیکن آج
पूरा सूबा आग में जल रहा है कि सारी दौलत, सारे पैसे इनकी जेबों में जा रहे हैं। ये लूट खसूट का नया धंधा है जो के इलेक्ट्रिक बिल के जरिए, ये टैक्स नहीं है, ये हुंडा टैक्स है। ये ठीक, अच्छा टैक्स है जी। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी जो रिमार्क्स कुछ सामने आए थे वो ये है कि कराची में पूरे मंसूबे के जरिए गोट आबाद किए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि गोट आबाद किए जा रहे हैं। इससे पहले भी ये बात सामने आई है कि शहर कराची जो है सर, उसका हुलिया आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल बदल चुका है, गांव के मंजर पेश करने लगा, और गोट भी आबाद किए जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर फिर तामीरात शुरू हो जाती हैं। सर क्या होगा, ये किस तरह से ये तामीरात और ये जो नाजायज़ गोट आबाद किए जा रहे हैं रुक कैसे सकते हैं सर? जी, ये बड़ा अहम मसला है और इसको सिर्फ इस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। मैं चीफ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ अदलिया के जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है। और हमारे जो सिंध का जो हुक्मरान तबका है, ये अपनी लूट खसूट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपनी सिविल आमरीत को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सिंध के मसले को लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। और ये इस अमल के जरिए जो है वो सिंध के ऊपर वार कर रहे हैं। पहली चीज ये कि ये कराची की जो एक प्लानिंग के साथ इसकी जो पूरी आबादकारी थी, जो इसका तरक्याती अमल था, उसको इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। और अंदरून सिंध से मुतासरीन को लाकर, मुतासरीन को पैसे नहीं दे रहे, ये इमदाद नहीं कर रहे, लेकिन उनको वहां से लाके ये कहकर बसा रहे हैं कि कराची तुम्हारी जमीन है और तुम यहाँ पर, भाई कराची तो सिंध भी उसकी जमीन है, तो जहां सदियों से रह रहा है, तुम वहां सर छुपाने की तुमने उसको जगह नहीं दी। वहां पे तो उसका मकान इतनी कच्ची मिट्टी का था कि वो एक बारिश का जो है वो सह न सका, और तुम यहाँ पे लाके उसको बसा रहे हो और मसले को, अपनी लूट खसूट को, अपनी आमरीत को तुम एक लिसानी रंग देने की कोशिश कर रहे हो। ये बड़े सफाक और बेरहम हुक्मरान है और बड़े साजिशी और मक्कार हुक्मरान है जो अवाम को लड़ाने की साजिश भी कर रहे हैं। अच्छा, अब बल्दियाती मामला सर ये था कि कराची शहर में तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अब बात सामने आ चुकी है कि होने भी वाले हैं। तो सर क्या अब दोबारा से नई तैयारी के साथ आप लोग उतर रहे हैं या क्या मामला आपकी तरफ से चल रहे हैं सर? देखिए, हम तो कराची के हुकूक की बहाली की तहरीक चला रहे हैं। हमारी ये तहरीक हर तरह के इंतखाबात से मावरा है। अच्छा। इंतखाब कराची का हक है, बाइख्तियार हुकूमत कराची का हक है, और अगर ये टैक्स ले रहे हैं तो हुकूक भी तो दें। और अहम तरीन मसला इस वक्त ये है कि ये जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर इन्होंने आइन से इख्तियारात लिए हैं, ये इख्तियारात आइन के तकाजे के मुताबिक अवाम तक मुंतकिल होने चाहिए। यही जमहूरियत की रूह है और यही आइन पाकिस्तान की रूह है। और ये जब सूबाई हुकूक के ऊपर बात करते हैं तो इनको सारे तासुबात याद आते हैं, सारी जमहूरियत और सियासत याद आती है, आइन की जो है वो सारी जो शिक़ें याद आती हैं। लेकिन जब ये इख्तियारात जागीरदारों के हाथ से अवाम तक मुंतकिल करने की बात होती है, इसलिए कि सूबाई असेंबली में जागीरदारों ने कब्जा किया हुआ है, अवाम की जिंदगी पर जागीरदारों का कब्जा है, लिहाजा वो इख्तियारात जो सूबाई इख्तियारात के नाम पर इन तक पहुंचे हैं वो अवाम तक नहीं पहुंचे हैं सिंध के, वो जागीरदारों के हाथ में चले गए हैं। और ये जागीरदार निचले इख्तियारात भी छीन रहे हैं, कराची के इख्तियार, लाड़काना की बल्दिया के इख्तियार, सक्खर की बल्दिया के इख्तियारात, ये भी इन्होंने छीन लिए, सूबाई खुद मुख्तारी के इख्तियारात भी ले लिए और अवाम को इख्तियारात से महरूम कर दिया। और अवाम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, अवाम को इंतखाबात नहीं दे रहे, अवाम को इख्तियारात नहीं दे रहे, अवाम को फंड नहीं दे रहे, और सिवाय लूट खसूट के कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। और लोग सैलाब में मर गए हैं और ये उनके पैसे भी खा रहे हैं और उनके जो बाहर से वसाइल आ रहे हैं उन वसाइल को भी ये लूट के ले जाते हैं। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात जो कि कराची हैदराबाद के अलावा तो पूरे सिंध में हुए हैं, तो वहाँ पर जहाँ सैलाबी सूरत हाल है, क्या आप समझ रहे हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे भी वैसा काम कर पा रहे हैं जैसा आप समझते हैं कि उन्हें करना चाहिए? देखिए, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए ही नहीं है इन हुक्मरानों ने। अच्छा। ये जो सिंध का हुक्मरान तबका है, ये सारे इख्तियारात के ऊपर सांप बनकर बैठ गया है। सारे इख्तियारात इसने अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। हमें खुशी होगी अगर सक्खर की बल्दिया काम करती हुई नजर आती, लेकिन सक्खर की बल्दिया के पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल नहीं हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल नहीं हुए। जब आप इख्तियारात देंगे तो आइन के मुताबिक आपको माली वसाइल भी देने पड़ेंगे। शाहिद भाई, हमने अभी हिसाब लगाया कि पिछले 14 सालों में
सिंध हुकूमत का बकिया बजट आप छोड़ दें, सिर्फ तरक्याती बजट में सिंध हुकूमत ने कितने पैसे खर्च किए हैं, तो 5,000 अरब रुपए इन पिछले 14 सालों में सिंध हुकूमत ने तरक्याती बजट के नाम पर रखे थे। 5,000 अरब रुपए आपके कैलकुलेटर के अंदर फिगर जो है वो पूरी आ नहीं सकेंगी, खत्म हो जाएंगी। और 5 रुपए भी आपको सखर में, लाड़काना में, नवाबशाह में, जो है जामशोरों में, हैदराबाद में लगते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ना इख्तियारात दे रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं। सर, जब बात होती है, जब पीपल्स पार्टी से बात होती है तो उनका कहना है कि जो भी पैमाना है आवाम का है कि वो वोट दे के हमें मुंतखब करते हैं और हम आ जाते हैं। तो सर, ऐसे में क्या जमात इस्लामी ऐसी जद्दोजहद करने वाली है कि फिर पीपल्स पार्टी के बजाय आपको वोट पड़ जाए? देखिए, आवाम की नुमाइंदगी पर जागीरदारों का इस तरह से कब्जा है कि हम जिन लोगों को इस वक्त खाना खिला रहे हैं, हम जिन लोगों को वो खाना खिला रहे हैं जो मुतासिरीन है, जो उन्होंने सारी उम्र नहीं खाया, लेकिन वो ये भुट्टो का नारा भी लगा रहे हैं। हमारे पास उनके मुतासिरीन आए, बड़े बुजुर्ग एक स्कूल में ठहरे हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे कहा कि साईं, हमको मालूम है कि जमात इस्लामी वाले हमें खाना खिला रहे हैं, आपने हमें वो खाना खिलाया है जो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया, वो हम सुबह शाम खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेनजीर कार्ड है और हमारा शनाख्ती कार्ड है वो हमारे वडेरे के पास है। साईं, आप हमें 1 महीने खिलाओगे? हमारे वडेरे का हुक्म है कि जैसे ही देग उतरेगी तुम्हें पीपल्स पार्टी का नारा लगाना है। साईं, हम मजबूर हैं, साईं हमें दोबारा वहां जाके रहना है उनके साथ, साईं हमें माफ कर दीजिए। आप वो इस तरह की बातें हमसे करते हैं। आप जिसके पैरों के नीचे जमीन ना हो, जिसके सर के ऊपर छत ना हो, जिसके जिस्म के ऊपर कपड़े ना हो, जिसके पेट में खाना ना हो, आप समझते हैं कि उनके पास उनका वोट होगा? सही। अच्छा सर, इस तरह ठीक है सर, जिस तरह आप बता रहे हैं तो इस तरह तो जमात इस्लामी सारी उम्र भी जद्दोजहद करती रहेगी, तो उसका तो फिर समरात तो नहीं पहुंचेंगे सर? फिर वो क्या मसला जमात इस्लामी का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। ये शहरी आबादी के करोड़ों लोगों का है जो किसी हद तक आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है। जमात इस्लामी तो एक समझ लें एक ऐसा मुनज़्ज़म एक ग्रोह बन गया है अपने नजरियात और लिटरेचर की वजह से कि ये ऑर्गेनाइज हो गया है, वरना ये मसला जमात इस्लामी का नहीं है। आप बताइए ना, डॉक्टर कदीर मरते मर गए, पार्टी बनाई उन्होंने, क्या केएमसी की भी कोई सीट जीत सके वो इस मुल्क में? नहीं जीत सके। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताएं कि आप अवामी रेफरेंडम कराने जा रहे हैं 23, 24, 25 तारीख को। सर, क्या रेफरेंडम के अंदर मकासद क्या हैं, और अगर आपके हक के मुताबिक आ जाता है जैसे आप सोच रहे हैं तो फिर क्या लाएमल होगा? देखिए, ये मसला इतना संगीन है शायद भाई जी कि इस पे हमने बुनियादी फैसला यही किया कि अब क्या किया जाए। ये पार्टी या सियासी लोगों को तय करने के बजाय ये अवाम का मसला है, अवाम से ही मशवरा करना चाहिए, अवाम बताए कि इस मसले के ऊपर क्या करना चाहिए। ठीक है। इसलिए अवाम की राय जानने का ये तो काम हमारे हुक्मरानों का था, हमारे असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदों का था कि वो असेंबली में इसके ऊपर बात करते। वो ना लीपने के हैं ना पोतने के हैं, वो कोई जो अव्वलन तो जागीरदारों की नुमाइंदगी पे कब्जा है, और जो नुमाइंदगी किसी हद तक बन गई है वो बोलती नहीं है, वो जो है वो गुमसुम बैठी हुई है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम बराह रास्त अवाम से पूछेंगे कि इस मसले के ऊपर अवाम क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। इसलिए हम अवाम की राय लेने के लिए रेफरेंडम में अवाम के पास जा रहे हैं। ठीक है। और लाएमल क्या होगा सर, आपके मुताबिक आ जाता है? लाएमल उसके बाद इंशाल्लाह बनाएंगे। यही लाएमल तो हम अवाम से पूछ रहे हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में अवाम से राय लेने का कल्चर है ही नहीं। हालांकि हम कहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत का तो मतलब ही जमहूर की राय है ना। तो हम जमहूर की राय जानना चाहते हैं कि जमहूर खुद क्या कह रहे हैं कि इस मसले को कैसे एड्रेस होना चाहिए। सही है जनाब, बेहद शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और इस वक्त उनका यही कहना है इस तमाम सूरत हाल में अवाम के पास जा रहे हैं, रेफरेंडम कराएंगे और फिर लाएमल जो भी सामने आएगा उस बारे में आवाम को आगाह किया जाएगा और जो भी उनकी एहतजाजी तहरीक के मामलात हैं उसको लेकर जाएंगे। लेकिन क्या आवाम इस रेफरेंडम में साथ देंगे या नहीं, या आइंदा आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। 23, 24 और 25 सितंबर को ये रेफरेंडम होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।